हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एमएनएस बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो एमएनएस के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो डाली है 2024 के लिए। तो अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे एंड काफी क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग है कि एमएनएस 2024 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो कब तक आता है। ठीक है, एंड उसका जो भी प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो कैसे होता है, तो उसके बारे में एक एक डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखें एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि आप क्या कर पाओ, रजिस्टर कर पाओ एमएनएस बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024 के लिए। ठीक है, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये 2023 का आपका जो नोटिस है वो है, तो उसी के थ्रू जो है हम सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। ठीक है, तो एमएनएस के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं जिसको इसके बारे में नहीं पता कि एमएनएस बीएससी नर्सिंग किसके लिए होता है। तो एमएनएस का मतलब है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, यानी कि आप इंडियन आर्मी में अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको इसका मतलब इस कोर्स को ज्वाइन करना होता है, एमएनएस के कोर्स को ज्वाइन करना होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसके लिए जरूरी यह है कि आप जो है नीट के एग्जाम में अपीयर हो, यानी कि नीट एंट्रेंस एग्जाम आप अच्छे से दो एंड उसमें जो आपका स्कोर है, मतलब अगर आपको लाइक फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाना है तो आप ये मान के चलो कि आपका जो स्कोर है लगभग 550 के आसपास होना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई 550 में तो हमें कुछ और भी मिल जाएगा, अगर इतना स्कोर लेके आना तो हम बीएससी नर्सिंग क्यों करें। लेकिन सच बात यही है कि भाई 550 के लगभग जिसका स्कोर होता है वो सेफ जोन में रहता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं एंड नीट स्कोर जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि नीट में अगर मान लो आपका स्कोर कम है और आप मान लो शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हो तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा उस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं एक एस्टिमेटेड स्कोर बता रहा हूं पिछले 2 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि 550 के आसपास तक अगर आपका स्कोर रहता है, मतलब 530 से 550 की रेंज में कम से कम रहता है, उससे ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 550 की रेंज में रहता है तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका जो है सिलेक्शन फाइनल तक हो जाएगा अगर आपका मेडिकल और इंटरव्यू अच्छे से हो जाता है। ठीक है, बिकॉज जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो उसमें आपका नीट स्कोर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको नीट 2024 का जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। नीट का एग्जाम आपको अच्छे से देना होगा। नीट में स्कोर मैंने बता दिया कि 550 तक कम से कम आप लेकर आओ सो दैट कि आप एक सेफ जोन में चले जाओ। मतलब ये है कि आप अगर सारी स्टेजेस क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो सीट है वो यहां पर पक्की हो जाए, क्योंकि सारी स्टेजेस क्लियर करने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें नीट स्कोर काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए 550 एक लगभग सेफ स्कोर रहता है। जितना अगर आप इतना ले आते हो और बाकी सब स्टेजेस फिर से क्लियर कर देते हो तो आप फाइनल सिलेक्शन यहां पर ले जाओगे। तो यहां पर नीट का एग्जाम आपको एक तो अच्छे से देना है, उसमें आपको नीट के लिए आपको पता ही है क्या प्रिपेयर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले नीट का एग्जाम दिया। अब बात करते हैं कि एमएनएस का खुद का एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, यानी कि एमएनएस के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो। तो पहले तो देखो, आपने नीट का ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। नीट में आप अपीयर हो गए एंड नीट का आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। फिर जब नीट का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो सपोज जैसे इस बार मई में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा नीट का, उसके बाद इसका रिजल्ट जो है जून में आ जाता है। तो जैसे ही नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके विद इन 1 वीक के अंदर अंदर एमएनएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एमएनएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडियन आर्मी की तरफ से होता है, बिकॉज एमएनएस जो आता है वो इंडियन आर्मी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो joinindianarmy.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर एमएनएस जो कोर्स है उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, जब आपका नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके लगभग 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जब आप मतलब यहां पर नीट के रिजल्ट के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन क्यों स्टार्ट होता है, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जब आप इनकी वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो तो वहां पे आपको नीट के रिगार्डिंग जो भी आपने नीट का एग्जाम दिया उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स को फिल करना होता है। जैसे कि नीट में आपका रोल नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपका नीट स्कोर कितना है, ठीक है, आपकी नीट की रैंक कितनी है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। तो स्कोर और जो आपका ऑल इंडिया रैंक वगैरह जो भी होता है ये डेटा आपको तभी मिल पाएगा जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा। इसलिए एमएनएस का जो रजिस्ट्रेशन है नीट के रिजल्ट के लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप ये मान सकते हो कि 5 से लेके 7 दिन के अंदर अंदर जैसे ही नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2024 का, उसके बाद एमएनएस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे।
ठीक है। अब आपने क्या करा, एमएनएस की वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिया, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिया एमएनएस के लिए। उसके बाद क्या होता है, जब सारा डेटा चला जाता है मतलब इंडियन आर्मी के पास कि इतने लोगों ने जो है यहां पर आके रजिस्टर किया है, इसकी फीस जो रहती है लगभग 250 रुपीज के आसपास रहती है रजिस्टर करने के लिए। और देखो यहां पर क्या है, यहां पर जो कैटेगरी का मतलब जो बेनिफिट है वो यहां पर नहीं मिलता है। यानी कि जो है अगर मान लो आप SC ST या फिर OBC या फिर किसी और अदर कैटेगरी से हो तो रिजर्वेशन का यहां पर कोई भी इतना ज्यादा कुछ खास रोल होता नहीं है। ठीक है, मतलब यह है कि यहां पर कोई भी सीट्स रिजर्व्ड नहीं रखी गई हैं, जो सारी सीट्स हैं वो जनरल सीट्स ही रहती हैं, यानी कि हर किसी को एक बराबर फाइट करना होता है। ठीक है, मतलब यहां पर कोई भी रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट यहां पर नहीं रहता है। तो ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर लेनी है, बिकॉज काफी बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि OBC की सीट्स यहां कितनी होती हैं, या SC की सीट कितनी होती है, या ST की सीट कितनी होती है। तो यहां इस पर्टिकुलर टाइप का जो रिजर्वेशन है वो यहां नहीं मिलता, सारी सीट जो है वो सारी ओपन है। ठीक है, तो भले ही जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो या कोई अदर कैटेगरी का कैंडिडेट हो, उनको सेम तरीके से यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस फाइट करना पड़ता है और उसी के बेसिस पे उनकी ऑल इंडिया मेरिट बनती है। अब क्या है, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो रजिस्ट्रेशन की जब डेडलाइन खत्म हो जाती है, लास्ट डेट जब रजिस्ट्रेशन की खत्म हो जाएगी, तो जितने कैंडिडेट्स का डेटा इंडियन आर्मी के पास जाएगा कि एमएनएस के लिए इतने बच्चों ने अप्लाई किया है, अब वो क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जितने कैंडिडेट्स ने, मान लो कि 50,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो 50,000 कैंडिडेट्स का जो नीट स्कोर होगा उसके बेसिस पे वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। मान लो कि 50,000 बच्चों ने जिन्होंने अप्लाई किया है, वहां पे उन 50,000 में सबसे ज्यादा जो स्कोर था नीट स्कोर, वो मान लो था 690, जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। तो इस बेसिस पे क्या है कि मान लो उन 50,000 में सबसे ज्यादा स्कोर 690 था, तो 690 वाले की रैंक क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये जो रैंक होती है ये आपकी, आप ये मान सकते हो कि प्रीलिमिनरी रैंक होती है, यानी कि इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और ये रैंक आपको बेसिकली बताई भी नहीं जाती। ठीक है, बस ये होता है कि इनको ऐसे करना होता है कि ये क्या करते हैं, जितने लोगों ने यहां पर अप्लाई किया होता है उसमें से मतलब इनका कुछ एक सेट डेटा होता है कि भाई हमें इतने कैंडिडेट जो है, इतने टॉप कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, काय के लिए, इंटरव्यू और मेडिकल के लिए। तो जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, मान लो कि 50,000 ने किया, मैं एक रफ डेटा बता रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, 1 लाख भी हो सकते हैं, 1.5 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, बट हम ये मान के चलें कि मान लो 50,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो 50,000 कैंडिडेट्स में क्या होता है कि मान लो अगर इनको इंटरव्यू और मेडिकल के लिए 5,000 कैंडिडेट्स बनाने हैं, तो ये क्या करेंगे, उन 50,000 को अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मार्क्स, यानी कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके होंगे नीट में, वो कैंडिडेट्स ऊपर से नीचे के रो में जो है उनको लगा देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, टॉप 5,000 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको पिक कर लेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, एक लिस्ट निकालते हैं। वो आपकी एक शॉर्टलिस्टिंग वाली लिस्ट होती है, जिसमें शॉर्टलिस्टिंग हुई होती है कैंडिडेट्स की। अब वो लिस्ट क्या होता है, वापस से इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे पब्लिश होती है, एंड उसमें आपको अपना रोल नंबर जो होता है वो चेक करना होता है। ठीक है, तो अगर आपका रोल नंबर उसमें आ गया, मतलब जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करा है, तो उसके बाद आपको एक रोल नंबर मिलता है, तो वो रोल नंबर अगर उस PDF के अंदर हुआ, तो इसका मतलब है कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। अब शॉर्टलिस्ट होने के बाद बेसिकली होता क्या है, यहां पर शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज होता है, आपको फिर से एक एडमिट कार्ड यहां पर भेजा जाता है, जो कि एमएनएस का एडमिट कार्ड होता है आपका इंटरव्यू और मेडिकल प्रोसेस के लिए। तो जब वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, तो एडमिट कार्ड में आपके पास डेट आई होती है कि आपका जो इंटरव्यू और मेडिकल प्रोसेस है वो आपका इस डेट से शुरू होगा, और लगभग वो 3 से 5 दिन के अंदर का होता है। किसी के 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, किसी का 4 दिन भी लग जाता है, किसी के 5 दिन भी लग जाते हैं। तो मैक्सिमम 5 दिन तक रहता है, और 3 दिन में भी खत्म हो जाता है काफी सारे कैंडिडेट्स का। तो 3 से 5 दिन का ये पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है, उसमें आपका मेडिकल भी हो जाता है, उसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, और उसमें आपका एक टेस्ट भी होता है। ठीक है, जिसके मार्क्स भी जो है मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो टेस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वो ये तीनों जो प्रोसेस हैं, यानी कि जो आपका एक टेस्ट और आपका मेडिकल और आपका इंटरव्यू, ये 3 चीजें उन 3 से 5 दिन के बीच में होती हैं, जिसका एडमिट कार्ड आपको रिसीव होता है अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। और उस एडमिट कार्ड में आपका डेट, वेन्यू, यानी कि कहां पर होना है, बेसिकली ये होता है आपका दिल्ली में, जो कि इनका कमांड हॉस्पिटल है, आर्मी का जो कमांड हॉस्पिटल है, वहीं पर ये सारी जो प्रोसेस है ये होती है। तो ऑल ओवर जितने भी इंडिया से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको दिल्ली ही जाना पड़ता है ये सारा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर डेट पे, जिस भी पर्टिकुलर टाइमिंग पे आपको बुलाया जाता है, वहां जाके आपको जाना होता है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पर बैचेस बना दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो 25 तारीख है, एंड 25 तारीख को मान लो 100 कैंडिडेट्स बुलाए गए। ठीक है, तो 100 कैंडिडेट्स में वो क्या करते हैं कि 30 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू चल रहा होता है, 30 कैंडिडेट्स का मेडिकल चल रहा होता है, एंड मान लो 40 कैंडिडेट्स का टेस्ट चल रहा होता है। ठीक है, अब वो टेस्ट बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT मोड में टेस्ट होता है, और अभी मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स का होता है। आई थिंक 80 मार्क्स का होता है वो। ठीक है,
तो ये सारा आपका प्रोसेस साथ साथ चलता रहता है। तो जो भी बच्चे बुलाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एक दिन को, उनमें से कुछ बच्चों का एक चीज चल रहा होता है, कुछ बच्चों का दूसरी चीज चल रही होती है एंड कुछ बच्चों की तीसरी चीज चल रही होती है। तो तीनों प्रोसेस साथ में चल रहे होते हैं। तो जैसे ही मान लो फर्स्ट बैच अपने टेस्ट से फ्री हुआ, वैसे ही क्या होता है, फर्स्ट बैच मेडिकल के लिए चला जाएगा, और मान लो सेकंड बैच का मेडिकल चल रहा था तो वो टेस्ट के लिए आ जाएगा, और थर्ड बैच का मान लो इंटरव्यू चल रहा था तो वो अपने टेस्ट के लिए चला जाएगा, और बाकी बैच जो खाली होगा, मतलब प्रोसेस निपटा चुका होगा दूसरा वाला, वो इंटरव्यू के लिए चला जाएगा। तो ऐसे रिशफलिंग होती रहती है वहां पर बैचेस की, ठीक है। और वहां पे जाके आपको रहने वगैरह का खुद से अपना देखना होता है, यानी कि वो क्या करते हैं, आपको सुबह बुलाते हैं फिर शाम को फ्री कर देते हैं। तो जितने भी दिन आपको वहां पर बुलाया जाता है, जैसे मान लो 3 दिन बुलाया जा रहा है या 4 दिन बुलाया जा रहा है, तो सुबह बुला के शाम को 5-6 बजे तक फ्री कर देते हैं। उसके बाद आपको रहने वगैरह का अपना खुद का अरेंजमेंट करना होता है। तो लाइक आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है तो आपको ये मान के चलना है कि भाई आपको 5 दिन तक वहां पर रहने वगैरह का खुद से इंतजाम करना होगा। लाइक होटल वगैरह जो भी होता है वो सारा खर्चा आपको करना होता है अपनी तरफ से। वो क्या करते हैं, आपको सुबह एक पर्टिकुलर टाइमिंग में बुलाएंगे कि आपको 7 बजे रिपोर्ट करना है या 6 बजे रिपोर्ट करना है, उसके बाद वो शाम को 4-5 बजे तक फ्री कर देते हैं। तो रात में आप लाइक बाहर रहते हो, फिर उनका कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ आपको सुबह से लेकर शाम तक के लिए बुलाते हैं, भले ही 3 दिन के लिए बुलाएं 4 दिन के लिए बुलाएं, वो डिपेंड करता है। जब आपका मतलब आपको बुलाया जाएगा तो वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहां पर क्या है कि मतलब जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेते हो, ठीक है, ये सारा प्रोसेस करने के बाद क्या है, आप मतलब फिर 1-8 महीने बाद जो है क्या होता है, आपकी फाइनल एक मेरिट लिस्ट आती है, एंड उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर जिसका भी सिलेक्शन हुआ होता है वो जाता है अकेडमी, एंड अकेडमी में जाके उसको 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाता है। एंड 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाने के बाद जो है आपको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे मतलब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जो है सर्व करना होता है, ठीक है। तो आप जो है मतलब कि इंडियन आर्मी के भी एक ऑफिसर बन जाते हो, साथ में आप एक नर्सिंग ऑफिसर भी बन जाते हो। तो यहां पर आपके पास 2 बेनिफिट्स होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि 4 साल आप बीएससी नर्सिंग करते हो, उसमें आपका कोई भी पढ़ाई वढ़ाई का कुछ खर्चा नहीं जाता, सब कुछ जो आपका खर्चा है वो इंडियन गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑफिसर को वहां पर रेडी कर रहे हैं। तो जब आप 4 साल के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 4 साल के बाद आपके पास एक इंडियन आर्मी की 100% गवर्नमेंट जॉब होती है ऑन द रैंक ऑफ ऑफिसर, और आप बोल सकते हो लेफ्टिनेंट की जो रैंक होती है उस पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसके बाद आपका जो भी होता है मतलब परमानेंट लाइक जॉब हो जाती है, ठीक है। तो ये इससे सबसे अच्छा यहाँ पर ये है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग आप बहुत जगह से कर सकते हो, एम्स से भी कर सकते हो, अदर अपने स्टेट कॉलेजेस से भी कर सकते हो, लेकिन कोई इस बात की गारंटी नहीं देता कि 4 साल के बाद आपका क्या होगा, यानी कि आपको उसके बाद भी खुद से एफर्ट करने होंगे, खुद से आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लाइक एक बार अगर आप अभी मेहनत कर लेते हो तो 4 साल बीएससी नर्सिंग कोर्स तो आप वहां पर करोगे, साथ में आपकी ट्रेनिंग भी होती है, एंड 4 साल के बाद आपकी कमीशनिंग हो जाती है इंडियन आर्मी में, एंड फिर आपको ऑफिसर भी बना दिया जाता है, ठीक है। एंड फिर लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 65 to 70,000 होती है, एंड इतने से स्टार्ट करके फिर आप 2 साल के अंदर आपका फिर से प्रमोशन हो जाता है, फिर आप लाइक मेजर कैप्टन, इस तरीके से अलग अलग जो भी इंडियन आर्मी की रैंक होती है उस पर आप जाते रहते हो। तो बहुत अच्छी सर्विस है लाइक, ठीक है, और सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो आपको जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बारे में कुछ ऑफिशियल डिटेल्स देख लेते हैं, लाइक एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहती है, एज लिमिट वगैरह क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स किस तरीके के आपके होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर फिजिकल भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले देख सकते हो ये 2023 की नोटिफिकेशन में, तो पहले तो इन्होंने ये लिखा है कि आपने नीट यूजी 2023 कंप्लीट किया हो, मतलब अगर 2024 की बात करें तो नीट आपका जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और क्वालिफाई का मतलब तो देखो बहुत कम मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है वो आप मान के चलो कि अगर आपकी खाली शॉर्ट लिस्टिंग होनी है तो 450 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो पाएगी इंटरव्यू और मेडिकल प्रोसेस के लिए। और बाकी अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो, लाइक सारी स्टेजेस अगर आप क्लियर कर देते हो और फिर आप ये सोचते हो कि भाई मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आप ये मान के चलो कि 550 के आसपास जो है वो आपका लगभग स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो नीट का एग्जाम दिया, उसके बाद जो मैं आपको वहां बता रहा था कि वहां पर एक एग्जाम होता है, तो उसका जो नाम होता है एग्जाम का वो होता है TOGIG। तो इसका फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, यानी कि वहां पर एक टेस्ट होता है जो कि आपका कंप्यूटर पे ही होता है, और मतलब मेडिकल और इंटरव्यू तो साथ में चलते रहते हैं, एंड इसके साथ एक टेस्ट भी करवाया जाता है जो कि कंप्यूटर के ऊपर होता है। तो इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस में लाइक आपका हिस्ट्री वगैरह ये सब भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते
पढ़ते रहना चाहिए अभी से, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मतलब ये है कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में एंड जीके के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, और पॉलिटी हो गया, ठीक है, और इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया। तो इंडिया से रिलेटेड जितनी भी ये सारी चीज़ें उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज रखना, बिकॉज ये जो टेस्ट होता है इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और जनरल इंग्लिश यानी कि इंग्लिश भी आप जो है थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश का भी जो है वहां पर टेस्ट होता है। ओके एंड फिर ये है कि इंटरव्यू में भी आपसे करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लो अभी इंडिया में जो लाइक ऐसी चीजें हैं जो काफी हाई लेवल पर हुई हैं, जैसे कि चंद्रयान की सक्सेस, ठीक है, चंद्रयान वगैरह, तो इस टाइप की जो करंट अफेयर के टॉपिक्स है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वहां आपसे इंटरव्यूअर जो है इस टाइप की क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अपना थोड़ा अच्छा रखो, अभी से न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, इंग्लिश को अपना इंप्रूव करो, इंग्लिश में लाइक जो भी टॉपिक्स हैं, ग्रामर के टॉपिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें करो। और बाकी जीके जो आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट होता है उसमें लाइक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और आपका मतलब यही सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप जीके के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट हो गया, तो ये कुछ अब टॉपिक्स हैं, प्रिपेयर कर लेना। और उसके बाद जो है फिर आपका मतलब इंटरव्यू होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, और फिर उसके साथ साथ आपका मेडिकल होता है। और जैसे किसी के दिमाग में रहता है कि भाई वहाँ पर कोई फिजिकल टेस्ट भी होता है, तो फिजिकल टेस्ट वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आपसे ये नहीं बोलते कि भाई आप जो है 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ या आप हाई जंप करके दिखाओ, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पे। बट आपको जो है फिजिकली फिट थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे आप ओवरवेट या अंडरवेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल जो है वो जो भी आपका होता है तो उसमें आपकी सारी चीजें चेक की जाती हैं कि उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका हाइट, आपका वेट, ठीक है, आपके अंदर कोई लाइक सर्जरी वगैरह तो कभी नहीं हुई है, या आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको वहां पर मेडिकल क्लियर करने से रोक सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकल टेस्टिंग में होती हैं, आपके ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके एक्सरेज वगैरह होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं, स्कैन, सीटी स्कैन्स वगैरह होते हैं, और क्या बोलते हैं आपका ईसीजी वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो आप मेडिकल क्लियर कर लेते हो। तो फिजिकल फिट होने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये है कि अगर आपका एक बार फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अकेडमी में जाके मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर रोज आपकी लाइक रनिंग वगैरह, पीटी वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा कि अभी से करो, बिकॉज वो सारी चीज़ें डेवलप करना इतना आसान नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो उसको लाइक आप अभी से अपनी शेड्यूल में इन्वॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज लाइक डिसिप्लिन ही आपका की है टू द सक्सेस। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये चीज़ हो गई। अब अगर हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, यानी कि एज लिमिट यहाँ पर आपकी कितनी होनी चाहिए, तो जब 2023 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो 1 अक्टूबर 1998 से लेके 30 सितंबर 2006 तक था। और अगर 2024 में जब ये फॉर्म आएगा तो इसमें ये जो डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी वो आपकी 1 अक्टूबर 1999 से लेके 30 सितंबर 2007 तक हो जाएगी। तो आप अभी से अंदाजा लगा लो कि अगर लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1999 से लेके 2007 तक होगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्लास 12 पीसीबी से पास होना चाहिए, और इंग्लिश भी होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन चारों में मिला के आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, यानी कि आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, तो आपकी हाइट जो है वो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो हिल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से हैं तो उनकी मिनिमम हाइट जो है 147 सेंटीमीटर तक चल जाती है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो हिल साइड्स हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे मेघालय वगैरह, मणिपुर, ये सब हो गया, तो इधर से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। उससे ज्यादा है तो चलेगी, लेकिन उससे कम है तो नहीं चलेगी, ठीक है। और जिनकी एज 18 से कम रहती है, क्योंकि 17 साल से यहाँ पर आप एलिजिबल हो, तो 18 से जिनकी एज कम रहती है तो उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। ओके। और उसके बाद जो भी SC ST कैंडिडेट है तो उनके लिए लिखा है आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या सब डिविजनल ऑफिसर से बना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपका सर्टिफिकेट ये वाला होना चाहिए। उसके बाद NCC अगर किसी ने करा है तो उसका भी यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आप जो है मतलब NCC C अगर आपने क्वालिफाई किया तो वो जो है आप सर्टिफिकेट वहां पर अपना अपलोड कर सकते हो जब आप एमएनएस के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरोगे, मैंने आपको बता ही दिया था, joinindianarmy.nic.in, इससे भरोगे। और इसके बाद क्या होता है, हाँ, सबसे पहले मतलब ये भी है कि जब आपको वहां पर बुलाया जाता है,
ठीक है, जब आपको दिल्ली बुलाया जाता है शॉर्टलिस्टिंग के बाद, तो सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ चेक हो रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट जिसके सारे सही होते हैं बिल्कुल, उसके बाद फिर बाकी की जो 3 प्रोसेस है वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। अब यहाँ पर बात करें जो मैं टेस्ट कह रहा था, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, इस टेस्ट में क्या होता है, तो ये जो टेस्ट होता है इसमें टोटल 40 MCQ होते हैं और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो 40 MCQ 80 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन जो वो 2 मार्क्स का होता है, और ये जो 40 क्वेश्चन है ये आपको 30 मिनट्स में आंसर करने होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.5 की होती है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि CBT मोड में करवाया जाता है, कंप्यूटर के ऊपर आपका ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट होता है। ठीक है, फिर ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स होते हैं, और ये लिखा भी है कहाँ पर होता है, एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, तो दिल्ली कैंट में ये होता है। और ये है कि मतलब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस किस चीज़ पे रिलेटेड होते हैं, आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड अप टू स्टैंडर्ड 12th, यानी कि भाई ये सब्जेक्ट्स तो आपने पढ़ ही रखे होंगे, क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम क्लियर करके जा रहे हो अच्छे मार्क्स से, तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अच्छे से पढ़ाई होगा, तो उन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। थोड़ा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर थोड़ा पढ़ते रहना, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर्स। और आपकी क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या हॉबीज हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपने MNS ज्वाइन करने को क्यों सोचा, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो आपको खुद के बारे में अच्छे से जानकर जाना है, सो दैट कि वहां पर आप अपने बारे में बिल्कुल क्लियर हो कि आपको MNS क्यों ज्वाइन करना है, आपका इंटरेस्ट यहां पर आने के लिए कैसे डेवलप हुआ, आप इंडियन आर्मी में क्यों सर्व करना चाहते हो, ठीक है, एंड आपको नर्स ही क्यों बनना, आपको डॉक्टर क्यों नहीं बनना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल भी रेडी रहें। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और ये मैंने आपको बता दिया, मेडिकल सारी चीजें चेक होती हैं आपकी। अब यहाँ पर जो है फाइनल सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपका नीट यूजी का स्कोर प्लस जो आपका टेस्ट होता है वहां पे 40 क्वेश्चंस वाला उसका, प्लस आपका जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसका, इन सबको मिला के जो है आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो यहाँ पर 800 नंबर तो जो है वो आपके पास है, यानी कि 720 नीट के और 80 नंबर वहां पे टेस्ट जो होगा उसके, तो 800 नंबर तो आपके हाथ में है। बाकी इंटरव्यू वगैरह जो होता है उसके कुछ एडिशनल अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारे मार्क्स को मिला के आपके जितने भी मतलब मार्क्स टोटल बनते हैं इन सब में से बनते हैं, और इसी के बेसिस पे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, तो टोटल अभी इनकी 6 कॉलेजेस हैं। पहला तो आपका AFMC पुणे है, ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 40 हैं। दूसरा आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका कोलकाता में, और इसकी 30 सीट्स हैं टोटल। फिर आपका अश्विनी मुंबई में, इसमें 40 सीट्स हैं। फिर एक न्यू दिल्ली में है RR, इसमें आपकी 30 सीट्स है। ठीक है, और उसके बाद जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक आपका लखनऊ में है, इसकी आपकी टोटल 40 सीट्स हैं। और एक लास्ट कॉलेज है यहाँ पर बैंगलोर में, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और इसकी भी टोटल 40 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स की यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल पूरे इंडिया में 220 सीट्स हैं, यानी कि 220 लोगों का सिलेक्शन एक साल के अंदर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, और बस फिर यही सारी चीजें हैं। और बाकी हाँ ये भी है कि मतलब आपको यहाँ पर एक बॉन्ड साइन करना होता है, यानी कि अगर आप बीच में से कोर्स छोड़ोगे तो आपको जो है यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेनल्टी मतलब काफी हैवी पेनल्टी रहती है, आई थिंक इसमें लिखा भी होगा, चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, इसमें कहीं लिखा नहीं है, मतलब ये है कि पेनल्टी मतलब काफी हैवी पेनल्टी होती है। ठीक है, आई थिंक मतलब 25 लाख की होती है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी हैवी पेनल्टी रहती है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको इसमें जाना है, तो लाइक आप पूरे मन से जाओ कि हाँ मेरे को यही करना है। ठीक है, क्योंकि बीच में छोड़ने का ऑप्शन वहां पर नहीं होता, और छोड़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट जो वो पे करना होता है। ठीक है, तो ये भी लिखा होता है इसमें कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप जो है वहां से एडमिशन अपना कैंसिल करवा लेते हो तब तो ठीक है, लेकिन 7 दिन के बाद अगर आप करवाते हो तो आपको जो बॉन्ड मनी होता है, जो भी आपसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉन्ड मनी जो है पे करना होता है। तो ये जो है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आने वाली है, और मैंने आपको बता भी दिया कि भाई आपसे जो है मतलब क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी एंड आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको नीट एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है। दूसरी, आप थोड़ा साइंस मतलब साइंस तो आप पढ़ ही रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं पढ़ते रहो। इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर काम आएंगी। और अपने बारे में पढ़ते रहो, यानी कि खुद की ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपने बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है,
ठीक है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। और लाइक ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आप एमएनएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एंड एमएनएस के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता है, तो उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड लेके रखना कि एमएनएस कब स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आर्मी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा कि प्रिपरेशन आप जो है किस तरीके से अच्छी कर सकते हैं सो दैट कि आप एमएनएस में कंफर्म सिलेक्शन ले पाओ, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, और बाकी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सो दैट कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करूँ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।